हेलो। आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से यथोचित अभिवादन और एक बार फिर आपका इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सोलो मॉडल है उसमें जो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम है और उसका जो समीकरण या इक्वेशन है या शर्त है उसको हम डिराइव करेंगे, प्राप्त करेंगे। और ये एक्सरसाइज गणितीय होगी क्योंकि ये मॉडल पूर्णतः गणितीय है और हमने आपसे वादा किया था कि पहले इस मॉडल को हम आपको सरलतम रूप में समझा दें और उसके बाद हम इसके मैथमेटिकल वर्जन को भी आपके समक्ष रखेंगे और इस रूप में रखेंगे कि आपको ये समझ में पूर्णतः आ जाएगा, भले ही इसमें गणित का प्रयोग हो रहा है। हर स्टेप पर हम आप इसको समझाएंगे और मेरा उद्देश्य है कि आप को यदि ज़्यादा गणित नहीं आती है तो भी जो हमारे मॉडल्स हैं उनको गणित में समझने की जो आप कोशिश करें, समझें, क्योंकि बिना गणित के और मुख्य रूप से बिना डिफरेंशिएशन को जाने हुए अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों और मॉडलों को समझ पाना मुश्किल है। ये पूरा का पूरा जो गणितीय एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगा, ये आर्यम सोलो का जो लेख है जिसमें इन्होंने अपने इस सिद्धांत को वर्णित किया है और जिसकी ही हम बराबर व्याख्या कर रहे हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग सरल रूपों में करके इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके उस आर्टिकल में जो उन्होंने गणितीय रूप में इसकी व्याख्या की है उसको हूबहू मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उनके लेख से ही ये लिया गया है और जैसे उन्होंने समझाया है बिल्कुल वही टर्मिनोलॉजी है और वही करीब करीब हर पंक्ति उनकी पुस्तक का ही है और जिसके माध्यम से हम स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की जो समीकरण है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और जिसकी बृहद व्याख्या हम इसके पहले पीछे कर चुके हैं। आपको ध्यान दिला दें कि इसके पूर्व मैंने 3 वीडियो सोलो मॉडल पर डाले हैं और इसलिए 3 में बनाया है क्योंकि फिर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएं, क्योंकि इतने कठिन मॉडल को और संक्षेप में पढ़ाना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, लेकिन जब समझ जाएंगे तो संक्षेप में लिखना आसान हो जाएगा और इसलिए समझेंगे विस्तार में और लिखना जहाँ होगा उसको संपूर्ण मॉडल को हम संक्षेप में लिखने की स्थिति में होंगे और पूर्णतः सही रूप में लिखेंगे, आत्मविश्वास के साथ लिखेंगे और उसकी एक एक चीज़ पर हमारी नज़र होगी। उनका जो लेख था वहाँ मैंने नाम नीचे लिख दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये कंट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और ये क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में फरवरी 1956 के अंक में छपा हुआ है और वहीं से हम इसको पढ़ रहे हैं और वहीं से हम आपको इसको समझा रहे हैं। हम जानते हैं और हमने देखा भी है पिछले तीनों पार्ट्स में जो हमने सोलो मॉडल को पढ़ा है वहाँ हमने इस स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है, लेकिन जो प्राप्त करने का तरीका है वो थोड़ा सरल बना के दिखाया गया और प्राप्त वही दर हुई है। यहाँ हम सोलो ने जैसे इसको प्राप्त किया है, जिन समीकरणों का, जिन चरों का, जिन फलनों का उन्होंने उपयोग किया है उनको हम बिल्कुल उसी रूप में आपके समक्ष रख रहे हैं। प्रयास ये होगा कि हर चीज़ें हर स्टेप पे आप समझ जाएं, तो इसीलिए मैंने बोर्ड पर पूरा लिखा हुआ है
जिनको ये आर्टिकल नहीं मिलेगी और मिलेगी भी तो हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो मैं उसको पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं इस मॉडल को प्रारंभ करूँगा और लास्ट में 2 चीज़ों पर और ध्यान आपको दूंगा, जिसमें बताने का प्रयास करूँगा कि इस मॉडल को एक्सोजेनस मॉडल क्यों कहते हैं, बहिर्जात मॉडल क्यों कहते हैं, और इस मॉडल को नियो क्लासिकल मॉडल क्यों कहते हैं। और इनकी चर्चा जब हम बीच में किए रहेंगे और सारे तथ्यों को जानते रहेंगे तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं। और वैसे पिछले तीनों पार्ट्स में जहाँ हमने इस मॉडल की व्याख्या की है, वहाँ हम इनको एक बार आपको पीछे बता चुके हैं कि जिन जिन बिंदुओं पर ये क्लासिकल है और जिन जिन बिंदुओं पर ये बहिर्जात है, उसकी व्याख्या वहाँ हुई है। तो आपसे मैं फिर कहूँगा, सजेस्ट कर रहा हूँ कि तीनों पार्ट्स इसके पहले जो हमारे वीडियो में हैं, उन तीनों पार्ट्स को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार 4 बार पढ़िए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब इससे सरलतम इस मॉडल को नहीं किया जा सकता और सबसे सरलतम रूप में आपके सामने वो है। और आज भी इस मैथमेटिकल एक्सरसाइज को मैं बहुत सरलतम रूप में दिखाने का प्रयास करूँगा। बीच में डिफरेंशिएशन का प्रयोग होगा और जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने की स्थिति आएगी और फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल जो डेरिवेशन का है, इसका डिफरेंशिएशन का, उसका उपयोग होगा। और वहाँ जहाँ ये आएगा वहाँ हम उसको आपको समझा देंगे और आपकी समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको पढ़िए, कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं, झिझकने की ज़रूरत नहीं, और सब आपकी समझ में आएगा। और एक और चीज़ होगी कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूरत है, आगे पीछे दूसरे सिद्धांतों में ज़रूरत पड़ती हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा ये प्रयास था कि वो चीज़ें मैं अगर आपको डिफरेंशिएशन की और मॉडल में जो समीकरण हैं उनको किस रूप में प्राप्त करते हैं, किस रूप में जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं और किस प्रकार निष्कर्ष पर निकलते हैं, वो एक्सरसाइज भी इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आ जाएगी। यहाँ पर देखें आप, मॉडल में हम आपको पहले बता दें कि सारे चर जो हैं वो समय के साथ परिवर्तित होते हैं और इसलिए जब टाइम के साथ इन चरों में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और इसलिए प्रारंभिक चरों के सामने हम टी लिखेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये टी से प्रभावित होगा और टी के बदलने से ये बदलेगा। और उस रूप में जो पहला टर्म प्रयोग हुआ वो है वाई। वाई का मतलब है देश का कुल उत्पादन, और कुल उत्पादन का मतलब है देश की कुल राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय का मतलब है नेट नेशनल इनकम, जिसमें से पूंजी मूल्य ह्रास घटाया हुआ है। आप निवल राष्ट्रीय आय या नेट नेशनल इनकम जानते हैं, तो ये नेट नेशनल इनकम है। और आप ये भी जान रहे हैं कि विदेशी व्यापार को नकारा गया है इस मॉडल में। तो ऐसी स्थिति में जो देश के भीतर का कुल उत्पादन है वही रियल नेशनल इनकम है और उसको वाई के रूप में दिखाया गया है। और क्योंकि ये टी के साथ बदलेगी, इस नाते इसको वाई टी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये है वाई टी। और मॉडल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोलो ये मानते हैं कि उत्पादन में केवल एक ही साधन, एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है, और जो कंपोजिट वस्तु है, सम्मिश्रित वस्तु है, जिसको हम चाहे उपभोग के रूप में प्रयोग करें, चाहे हम पूंजीगत वस्तु के रूप में प्रयोग करें। और राष्ट्रीय आय को या आगे के जितने भी चर आएंगे उनके मूल्यों को इसी वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो इस रूप में जो राष्ट्रीय आय है वह एक निश्चित वस्तु है जो उत्पादित होती है, और एक ही वस्तु उत्पादित होती है, और उसी वस्तु के रूप में इस राष्ट्रीय आय को दिखाया गया है। और ये टी के साथ परिवर्तनीय है, इस नाते टी के साथ इसमें परिवर्तन होगा। तो ये है वाई टी। और अब दूसरा टर्म प्रयोग होता है एस, और एक प्रयोग होगा के, और के का मतलब होता है इस कैपिटल का स्टॉक या स्टॉक ऑफ कैपिटल, अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल पूंजी का स्टॉक कितना है। और पूंजी का जो स्टॉक होता है वो पिछली पूंजी के एक्युमुलेशन होता है, संचय होता है।
और जब किसी समय अवधि में इसमें वृद्धि होती है तो जितनी वृद्धि होती है इसको कहते हैं निवेश या इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को हम डेल्टा के से दिखाएंगे, वो इस रूप में आएगा। तो जहाँ जहाँ भी के आएगा वो पूंजी का कुल स्टॉक होगा, पहले का संचित, और जो डेल्टा के आएगा वो निवेश होगा। और इस मॉडल में निवेश और बचत को बराबर माना गया है। एक देखिए, एक कारण मैंने बता दिया कि ये क्लासिकल क्यों है। क्लासिकल विश्लेषण में, क्लासिकल थ्योरी आप जो इंटरेस्ट हमने पढ़ी है वहाँ हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट लोचशील होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसी इंटरेस्ट रेट के फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से आई और एस में समानता होती है। तो क्योंकि यहाँ आई और एस की समानता को स्वीकार किया गया है, इस रूप में ये मॉडल क्लासिकल है। इस रूप में, इस बिंदु पर हम देखते हैं। और ये जो बराबरी है आई और एस की, वो इसलिए है क्योंकि ब्याज की दरें लोचशील हैं और इसके कारण इन दोनों में समायोजन हो जाता है, बराबर हो जाती हैं। तो ये है। तो इस रूप में हम दिखाने का प्रयास किए बचत क्या है, और बचत को उन्होंने दिखाया है कि जो बचत है, इसको एस टी हम लिख दें, ये भूली हुई है क्योंकि हर टर्म को टी से डिनोट किया गया है। ये टी है एस टी, और ये इक्वल टू है, और थोड़ा हम आगे बढ़ा दें दिखाई पड़े आपको। ये स्मॉल एस है, ये कैपिटल वाई है, और ये टी है। स्मॉल एस जो है वो बचत की प्रवृत्ति है, पीछे हम देख चुके हैं, जिसका मान 1 से कम और 0 से ज़्यादा होगा। अर्थात अपनी आय का कितना अंश लोग बचाते हैं, और जितना अंश बचाते हैं उसको कुल उत्पादन से हम गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कुल बचत कितनी है। तो कुल बचत एस वाई टी है। और अगर निवेश बचत के बराबर होता तो निवेश भी उतना ही है जितना एस वाई टी होगी, और उतने ही डेल्टा के होगा। तो इस रूप में आगे हमने लिखा था कि आप ये देख लें कि ये डेल्टा के अपान डेल्टा टी जो है वही डेल्टा के है। समय के साथ कितना परिवर्तन हुआ पूंजी स्टॉक में, और इस रूप में ये नेट इन्वेस्टमेंट है। और इस डी के अपान डी टी को अपने मॉडल में उन्होंने संक्षेप में लिखने के लिए के ऊपर एक बिंदु लगा के दिखाया है। और ये कैपिटल स्टॉक में होने वाली वृद्धि है विद रिस्पेक्ट टू टी, अर्थात ये अवकलन करके या डिफरेंशिएशन करके जो राशि डेरिवेटिव मिलता है उस दर को हम के डैश कहें, के ये इस रूप में शो करेंगे, के के ऊपर एक पॉइंट लगा करके। और यही जो है ये इज नेट इन्वेस्टमेंट ये होगा, और इसको हम इस रूप में डेल्टा के अपान डेल्टा टी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो आई बराबर ये होगा और यही बराबर एस वाई होगा। अब हम टी हटा ले रहे हैं और इस रूप में सीधे लिख रहे हैं कि किसी समय का जो निवेश है वही उस वर्ष में पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है। और ये निवेश जो है बचत के बराबर होता है, और बचत क्योंकि वाई का एक अंश होती है यस, और जो यस उपभोग बचत की प्रवृत्ति है, औसत प्रवृत्ति, सीमांत प्रवृत्ति, जो भी आप कह लें। और इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन मिलती है, वो है आई बराबर एस वाई, ये पहली इक्वेशन है। और अब वाई पर फिर आते हैं, ये जो कुल उत्पादन है ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, वाई टी पर। तो उन्होंने यहाँ पर ये माना हुआ है कि वाई टी जो है अर्थात किसी समय की जो आय है या कुल उत्पादन है वो दो साधनों पर निर्भर करता है, और वो दोनों साधन हैं श्रम और पूंजी। शेष चीज़ें हम पिछले के तीनों पार्ट्स में आपको बता चुके हैं, वो यहाँ अभी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। और मान लें आप ऐसा कर रहे हैं हम कि जो उत्पादन की टेक्निक या प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो कांस्टेंट है, और जब इसमें परिवर्तन होगा तो आगे के जब पिछले हम पढ़ चुके हैं तो वहाँ अभी इसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं सोलो, क्योंकि उनको एक इक्वेशन पर पहुँचना है संस्थिति के। तो इस तरह से y इज फंक्शन ऑफ k एंड l, और यहाँ k जो है कैपिटल स्टॉक है आप जानते हैं, और l जो है वो श्रम की मात्रा है। तो k श्रम की पूंजी की मात्रा है और l श्रम की मात्रा है। इन्हीं दोनों पर हमारा y या कुल उत्पादन या कुल आय निर्भर करती है, समग्र आय जो देश भर की है। और इस प्रकार से ये दूसरी इक्वेशन मिली। और यहाँ देखिए बचत वाले इक्वेशन में y यस इंटू वाई प्रयोग हुआ है,
और इसलिए जब अब हमको y की इक्वेशन मिल गई तो y की जगह पर हम ये y का फलन लिख सकते हैं FKL। तो अब हम इस के स्टार को, हम स्टार भले पढ़ रहे हैं, स्टार लिखा है नहीं, बिंदु लगा हुआ है, तो इस के बिंदु को हम जिसको निवेश कर रहे हैं वो SY के बराबर होगा। तो SY की जगह पर हम FKL लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने S और y की जगह पर लिख दिया फंक्शन ऑफ K एंड L, और ये हमारी तीसरी इक्वेशन मिल गई। तो अब हमारे पास बचत और आय के फलनों के आधार पर एक बचत फलन मिला है जिसको हम S फंक्शन ऑफ KL लिख रहे हैं। ये हमारी तीसरी समीकरण है। अब वो कहते हैं कि जो लेबर फोर्स है, आपने देखा है कि पॉपुलेशन जो है उसी को लेबर फोर्स मानते हैं, और पॉपुलेशन जिस दर से बढ़ती है ये माना जाएगा कि लेबर फोर्स भी उसी दर से बढ़ती है। और अपने मॉडल में उन्होंने माना है कि पॉपुलेशन जो है वो ये एक्सोजेनस फैक्टर है, वो इस मॉडल के बाहर का तत्व है, और इसलिए इस मॉडल के चरों से वो प्रभावित नहीं होती है, वो अपने आप स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है और एक निश्चित दर से लेबर या पॉपुलेशन बढ़ती है, और वो निश्चित दर को उन्होंने यन कहा था। और इसलिए हम कहते हैं कि पॉपुलेशन में, या इसी को उन्होंने श्रम कहा, तो श्रम में एक निश्चित गति से वृद्धि होती है जो बहिर्जात कारणों से प्रभावित होती है, वो मॉडल से प्रभावित नहीं होती। तो यहाँ देखिए एक बहिर्जात चर इसमें जोड़ा गया, और इसलिए हम आगे चल के इसको बहिर्जात या एक्सोजेनस मॉडल कहेंगे। तो पहला जो एक्सोजेनस फैक्टर जुड़ रहा है वो है श्रम के वृद्धि की दर, और जिसको उन्होंने दिखाया n, और इस रूप में कहा कि लेबर फोर्स इज इंक्रीजेज एज ए कांस्टेंट रेट, एक निश्चित गति से बढ़ती है, एंड दैट रेट इज n। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन के बढ़ने का क्रम है, तरीका है, दर है, उसको कहा कि वो एक्सपोनेंशियल होगी। एक्सपोनेंशियल चरघातांकी हिंदी है आप लिखते हैं, और जिसका मतलब है कि वो ई का कोई फलन होती है। गणित में एक टर्म यूज होता है ई, स्मॉल ई, जिसको हम 2.718 इस तरह के मान उसके होते हैं। तो उस रूप में वो लिखी जाती है, क्योंकि वो समयांतर में कंपाउंड रेट से बढ़ती है जनसंख्या, और इस तरह से उसको कहा गया कि वो फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उसको ई के पावर के रूप में लिखा जाएगा, e टू द पावर x, e टू द पावर 3x, e टू द पावर सम कुछ ऐसे। तो इस तरह से होगा। और ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करती है, लेबर फोर्स को प्रोवाइड करती है। अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या के माध्यम से लेबर या श्रम शक्ति को जो है अर्थव्यवस्था में एक तरह से आएगी, वो प्रोवाइड होगी। तो जितनी जनसंख्या आएगी, या उसी को हम कहेंगे लेबर फोर्स, तो उस लेबर फोर्स को जो ये जनसंख्या ऑफर होगी, तो ऑफर के लिए वो सब यूज किया उन्होंने, तो उसको जनसंख्या को लिखा LO। इसका मतलब ये वो जनसंख्या है जो एक निश्चित गति से बढ़ती हुई जनसंख्या श्रम शक्ति का सृजन करके अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करती है रोजगार के लिए। तो इसको हम SLO लिखेंगे, और जो कि उसके बढ़ने की एक दर है, उस दर को भी उसी मॉडल में सम्मिलित किया जाएगा, और वो दर का जो इक्वेशन होगी ये एक्सपोनेंशियल होगी, और वो n दर से बढ़ती हुई होगी। और अगर n दर से बढ़ती हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ n दर से बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति को जब लिखेंगे तो लिखेंगे e टू द पावर NT, और इस नाते जनसंख्या को लिखेंगे L0, जो जनसंख्या के उपलब्धता को प्रदर्शित करती है, या एक तरह से पूर्ण रोजगार स्तरीय जनसंख्या को वो उपलब्ध कराती है, और जो वो जनसंख्या है जो इस गति से समय के साथ बढ़ती हुई है। तो जो जनसंख्या की पूर्ति या श्रम की पूर्ति का जो समीकरण मिलेगा वो चौथा समीकरण है, और यही सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है, और जो पूरी हमारी इस दर को प्रभावित करेगा जो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की है। इसलिए इस दर को आप देखें कैसे लिखा उन्होंने, LP को उन्होंने लिखा L
0 और e⁻n t बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो जनसंख्या की पूर्ति को प्रदर्शित करता है। तो अब एक 3 है, एक 4 है और यहाँ पर L है। और इस इक्वेशन 3 में अगर L के स्थान पर इस चौथे वाले इक्वेशन का L का मान लिख दिया जाए तो ये कहा जाएगा कि इन इक्वेशन 3 L स्टैंड फॉर टोटल एम्प्लॉयमेंट और इन 4 L स्टैंड फॉर अवेलेबल सप्लाई ऑफ लेबर। हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट इज मेंटेन्ड किया जाएगा और इस स्थिति को ये प्रदर्शित करेगा। और अब अगर हम समीकरण 3 को समीकरण 3 में समीकरण 4 को समाहित कर दें और L के स्थान पर इसको लिख दें LOE⁻n t, तो समीकरण को ऐसे लिखा जा सकता है। ये देखिए, ये 3 नंबर का समीकरण है। यहाँ हमने लिखा K स्टार इज इक्वल टू, ये S लिखा, F लिखा, K लिखा और L की जगह पर लिखा L0E⁻n t, क्योंकि यही जनसंख्या वृद्धि का समीकरण है समयों पर या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये 5वां समीकरण हमारा हो गया। और आगे हमने लिख दिया बाई इंसर्टिंग 4 इन 3, वो पहले आपको बता चुके हैं कि 3 वाले इक्वेशन में 4 को जब हम सम्मिलित करेंगे, समाहित करेंगे, तो ये इक्वेशन हमें 5 में मिलेगी। और ये जो है वो के स्टार में कह रहा हूँ इसको, अगर ये जो है के का जो मान है वो इन्वेस्टमेंट को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट ये सेविंग फलन के बराबर है। इसका मतलब निवेश और बचत इस 5वें फलन में, 5वें समीकरण में हमारे बराबर है। इसी बराबरी को दिखाया गया है। और अब इसमें हमने यस को भी सम्मिलित कर लिया और यस के साथ जो 2 और तथ्य हैं श्रम और पूंजी के और यल, वो भी इस फलन में समाहित हो गए। तो अब ये जो ऊपर से हमने 5 समीकरण अब तक प्राप्त किए हैं, इन्हीं समीकरणों के माध्यम से जो 5वां समीकरण मिला है, उसी 5वें समीकरण के आधार पर हम उस समीकरण को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे जो इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा। और अब आगे बढ़ें। व्याख्या इस फलन की यहाँ नीचे लिख दी गई, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इट सेज 4 कैन बी लुक्ड एज ए सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। चौथा हो गया ये। It says that exponentially growing labor force is offered for employment completely inelastically, अर्थात इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी लेबर फोर्स पूर्ण रोजगार स्तर पर चाहिए, जनसंख्या एक्सपोनेंशियली दर से बढ़ती हुई उसको प्रोवाइड कर रही है, करेगी। और वो इस समीकरण के माध्यम से हमें यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और अब यहाँ पर एक और चीज़ का उल्लेख कर दें कि हमने देखा है कि सोलो के मॉडल में जिस प्रोडक्शन फंक्शन का उपयोग किया गया है वो प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री है, प्रथम कोटि का समघातीय फलन है। और जिसको आप पढ़ चुके हैं, जो कॉफ डगलस फंक्शन होता है प्रोडक्शन फंक्शन का, वो फर्स्ट डिग्री का समघातीय फलन होता है। और उसमें आपने देखा है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आयलर्स थ्योरम यूज होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर दोनों साधनों को, श्रम और पूंजी को, उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्राथमिकता दिया जाए तो पूरा का उत्पादन जो है दोनों को मिल जाएगा, दोनों में विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब दोनों साधनों को सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक मिलेगा। और सोलो अपने मॉडल में ये स्वीकार करते हैं कि मजदूरी दर जो है वो सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। और ये भी मानते हैं कि जो ब्याज, जैसे ब्याज दरों में लोचशीलता के कारण बचत और निवेश में बराबरी होती है, उसी तरह से कहते हैं कि मजदूरी दरें भी लोचशील हैं और मजदूरी दरों की लोचशीलता जो है वो पूर्ण रोजगार स्तर को मेंटेन करने में मदद करती है। और इस प्रकार से पूर्ण रोजगार स्तर पर सभी साधनों को पूर्ण रोजगार मिलता है, अर्थात जनसंख्या जिस भी दर से बढ़ती है वो पूर्ण रोजगार स्तर पर सभी साधनों को जो काम चाहते हैं उनको काम मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लासिकल सिद्धांत को और उस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को, और वहीं पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल भी लागू होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों साधनों को जिस अनुपात में हम बढ़ाएंगे उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ेगा। और क्योंकि ये
सारे जो सीमांतवादी विश्लेषण है वो नियो क्लासिकल विश्लेषण हैं, और इस नाते भी इस सिद्धांत को नियो क्लासिकल कहा जाता है। ब्याज दरें लोचशील, मजदूरी दरें लोचशील, मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी, बचत निवेश बराबर होंगे, और ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये क्लासिकल हैं और नए ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं मॉडर्न रूप में, नवीनीकृत करके, और इस नाते इस सिद्धांत को हम लोग नियो क्लासिकल कह रहे हैं। अभी एक कारण और है जो अगले के विश्लेषण में हम आपको जहाँ आएगा वहाँ बता देंगे। तो पांचवा जो इक्वेशन है ये वाली, इसको अब इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल के फॉर दिस ये न्यू वेरिएबल आर कैन बी इंट्रोड्यूस। इसका मतलब है कि ये जो पांचवी इक्वेशन है इसमें कई वेरिएबल्स हैं। देखिए एस है बचत प्रवृत्ति की, के है कैपिटल, एल है लेबर और टी है टाइम, और इस प्रकार से तमाम वेरिएबल इसमें सम्मिलित हैं। अब इस समीकरण को हम एक ऐसी इस रूप में बदलने का प्रयास करते हैं कि के को निर्धारित करने वाला केवल एक ही तत्व रह जाए, और अगर एक ही तत्व लाना है तो सोलो कहते हैं कि हम एक नए वेरिएबल का उपयोग करेंगे इसमें, और वो नया वेरिएबल होगा आर। हम अभी आपको बता देंगे कि पिछले के तीनों विश्लेषणों में हमने इस वेरिएबल आर को स्मॉल के से दिखाया है, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई सोलो मॉडल या उनकी आर्टिकल को हम सीधे आपको पढ़ा रहे हैं, इस नाते हम उस आर को के नहीं बना रहे हैं, हम उसको आर ही रहने दे रहे हैं। ध्यान दिला दे रहे हैं कि यहाँ जो आर है हमारे पिछले तीनों वीडियो में स्मॉल के से प्रदर्शित किया गया है। हम उसको के से प्रदर्शित कर सकते थे लेकिन नहीं किया, इसलिए कि हम सोलो मॉडल की जो ओरिजिनलिटी है उसमें चेंज नहीं करना चाहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नया टर्म प्रयोग किया आर, और आर को नाम दिया कि ये के अपान एल है, और के अपान एल का मतलब है कि पूंजी और श्रम का अनुपात है। ऊपर के पूंजी है और नीचे एल श्रम है, और इसको उन्होंने आर कहा। और अब उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर है ये के अपान एल, और अब उन्होंने बदला इसको कैसे, हम चाहें तो इसको अब लिख सकते हैं के बराबर कितना, तो इस एल को इधर ला देंगे तो लिखेंगे के बराबर आर एल, और जब के बराबर आर एल लिखेंगे तो आर को आर लिख दें और एल की जगह पर ये पांचवें इक्वेशन में जो चौथी इक्वेशन में जो एल का मान है एल 0 ई एन टी लिख दें, तो उन्होंने इसकी जगह पर एल की जगह पर लिख दिया एल 0 ई टू द पावर एन टी। एन जो है एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब होता है कोई संख्या है, 4 है, 3 है, 2 है, ऐसे, और ये श्रम के वृद्धि की दर है एन, इस नाते अगर वो 4 है तो एन की जगह पर 4 होगा, तो एन टी की जगह पर 4t 3t ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ, इस नाते यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये हो गई के इज इक्वल टू आर एल, और आर इज इंटू और एल की जगह पर एल की इक्वेशन लिख दिया। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो परिवर्तन की दर मिल जाएगी। किसके परिवर्तन की दर? इसकी। और इस परिवर्तन की दर को हम के स्टार कहेंगे, जो यहाँ दिखा गया डी के अपान डी टी ये मिलेगा, के परिवर्तन की दर मिलेगी। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे अब जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो इक्वेशन हैं, दो फलन हैं, क्योंकि r बराबर के एल है, इस नाते r जो है वो कोई एक नंबर नहीं है, r एक फंक्शन है, फलन है। फलन तब होता है जो अन्य चरों से प्रभावित होता है, उसका कोई समीकरण हो, तो r का समीकरण है के अपान एल, इस नाते r एक फंक्शन है और l एक और फंक्शन है। इसका मतलब कि दो फंक्शंस का गुणक हो रहा है। और अब जब यहाँ हम इसको अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दो नियम लागू होंगे। एक तो दो फलनों का गुणा है, इस नाते मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, और दूसरे क्योंकि ये फंक्शन है, इस नाते जब उनका हम अवकलन करेंगे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लगेगा। इसलिए क्योंकि r जो है k पर निर्भर है, l पर निर्भर है, और k और l दोनों t पर निर्भर हैं, तो यहाँ पर
टी प्रभावित करेगा के और एल को, और के और एल प्रभावित करेंगे आर को। इस नाते यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लगेगा और मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, और वो रूल हम जानते हैं। और तीसरा ये है कि जो इक्वेशन है लेबर की वो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जैसे हम वो करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं e टू द पावर x का अवकलन होता है e टू द पावर x, लेकिन जब e टू द पावर nt हो जाएगा, e टू द पावर 3x हो जाएगा, तब जब अवकलन होता है, जैसे मान लो कि ऐसे कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x, तो हम कहते हैं कि इसका अवकलन ऐसे होता है कि हम पहले इस फलन का अवकलन करते हैं, तो इस फलन को अवकलन को कहते हैं e टू द पावर 3x, और उसमें इस फलन के अवकलन होंगे, ये dy/dx है, x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन होगा, तो इस फलन का अवकलन होगा 3। तो अब इसको हम लिखेंगे 3e टू द पावर 3x। ध्यान दिला रहे हैं आपको कि जो ये फलन है वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और ये जो ऊपर घात लगी हुई है उसका अवकलन करेंगे, जो अवकला जाएगा उससे यहाँ गुणा कर देंगे। इसका मतलब जब e टू द पावर nt का अवकलन होगा तो ये फंक्शन ज्यों का त्यों बना रहेगा और n से इधर आके गुणा हो जाएगा। और क्योंकि दो फलन हैं, गुणे कर रहे हैं, और गुणा का जो नियम है पहले फंक्शन का अवकलन धन दूसरे फंक्शन का अवकलन, इस तरह से होता है। तो इस रूप में जब करेंगे तो देखिए अब कैसे करेंगे कि ये पहला पद है, या मान लीजिए हम ये कह दें कि ये पहला पद है L0ENT, इसको ऐसे लिख देंगे। पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन होता है। दूसरे पद को यदि हम r देख रहे हैं तो इसका अवकलन होगा, तो होगा dr/dt, और उसको हम संक्षेप में यहाँ लेके लिखा हुआ है dr/dt है, इसको हम संक्षेप में r लिख के ऊपर एक बिंदु लगा दे रहे हैं ताकि इतना बड़ा हमको न लिखना पड़े। तो हम उसका अवकलन जब करेंगे तो हम उसको लिख रहे हैं r स्टार। तो ये r स्टार जो dr/dt है, तो ये एक पद ये है और एक पद ये है। इस पद का अवकलन किया और इस पद को ज्यों का त्यों रख दिया। तो पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन, या दूसरा पद गुणे पहले पद का अवकलन। अब दूसरे में धन हो गए कि दूसरा पद पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन। तो पहले पद को आप लिखेंगे r, और दूसरे पद का जब अवकलन करेंगे तो हमने कहा कि n आके इधर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा nr, n आके यहाँ गुणा करेगा तो हो जाएगा nr, r जैसे वैसे बना रहेगा। और इसका जब अवकलन करेंगे तो ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस फलन nt का अवकलन 3n हो चुका है, और अब केवल इसी फलन को ज्यों का त्यों फिर लिख देंगे, तो ये होगा L0ENT। और अब देखेंगे आप ये जो दो धन से जुड़ रहा है इसमें दो कॉमन है। कौन सी चीज़? यहाँ r है, यहाँ n है, यहाँ r है, इसको, और ये कॉमन है L0ENT, L0ENT, जीरो मतलब O है ये। तो इसको कॉमन लिए और इस दोनों को एक में कर दिए, तो r प्लस nr, और ये ब्रैकेट लगा के ये कॉमन है, इसको यहाँ गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से हमें जो अवकलन इस पद का जो हमने डिफ्रेंसिएशन किया है वो ये प्राप्त हो गया। और ये प्राप्त हुआ तो ये dk/dt है, और dk/dt है तो इसका मतलब है कि ये निवेश है, और निवेश बचत के बराबर होता है, और बचत के फलन इधर दिए हुए हैं यहाँ। तो ये देखिए k स्टार बराबर ये है और k स्टार बराबर ये है, ये निवेश है, ये बचत है, और अब दोनों को बराबर हम कर सकते हैं। ये k स्टार जो निवेश है वो यश के बराबर होगा, और इस नाते हम इसके बराबर इसको लाएंगे, ये तीसरी समीकरण को यहाँ लाएंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इतना जो निवेश है और इतना जो बचत है। निवेश की जगह पर लिख दिया r स्टार प्लस nr, LOENT जो यहाँ है, और बचत के फलन को यहाँ से उठाया इक्वेशन 3 से और लिख दिया SFKL, ये ऐसे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस L की जगह पर हमने उस इक्वेशन को लिखा, इस नाते 3 नहीं बल्कि ये 5 यूज हो रही है, ये होती है इक्वेशन। इसको यहाँ ला के रख दिया, किया कुछ नहीं, क्रम आप देख लीजिए बिल्कुल वही है। और जब ऐसा करेंगे तो अब एक चीज़ और समझ में आ रही है कि
L0ENT यहाँ है, L0ENT यहाँ है, और अगर इधर वाले समीकरण में ये जो है एफ के और L0ENT है ऐसे, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि फलन के ऊपर L0ENT से गुणा कर दिया और इधर L0ENT से भाग दे दिया। इस फलन के भीतर बाहर गुणा किया और इधर भाग किया, तो दोनों चीज़ें एक ही हो गई। ऊपर हर अंश में हमने ये लिखा नहीं, यहाँ ये ब्लैक बोर्ड पर जगह नहीं थी, इस नाते हम आपको बता रहे हैं कि दोनों पक्षों में अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी से गुणा कर दे रहे हैं। इस राशि से गुणा भी करेंगे, ये वाला L0ENT, इससे गुणा भी करेंगे, इसी से भाग भी दे देंगे, तो समीकरण जो कहते हैं वो रहेगा। और जब ऐसा करेंगे तो देखिए इधर गुणा हो जाएगा, गुणे को हम वैसे लिख दे रहे हैं S इंटू ये, और इधर जब इसमें भाग होगी इसमें भाग होगी तो L0ENT में भाग होगी तो ये कट के 1 आ जाएगा, और K में भाग होगी तो K बटा L0ENT हो जाएगा। इस नाते इस समीकरण को हम इस रूप में बदलेंगे, और ऐसा करने के लिए हमने इधर वाला जो दाहिना हिस्सा है इसमें अंश और हर दोनों में L0ENT से गुणा, भाग ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया है, तो ऊपर गुणा बचा हुआ है ज्यों कहते हैं, लेकिन नीचे वाले गुणे में ये 1 हो गया है और K में जो भाग दी गई है वो L0ENT हो गया है। और अब इसको इस रूप में यदि लिखें हम तो यहाँ पर हम पाएंगे कि इस हिस्से को L0ENT और L0ENT दोनों को हटा सकते हैं, और ये जो K/L है और K/L बराबर R होता है, ये देखिए बस हमने L की जगह पे L का फंक्शन लिखा है, लेकिन ये K/L ही है। तो फलन के इधर भी L0ENT है, फलन के इधर भी L0ENT है, दोनों गुणा कर रहा है, इसको दोनों को काट सकते हैं हम, और उसके बाद जब शेष बचेगा वो R0 और NT, ये NR बचेगा, और इधर जो है S बचेगा और F बचेगा, और ये तो कट चुका है, ये K/L बचेगा, K/L की जगह पर R लिखा जा सकता है, ये लिखा हुआ K/L R, ये L का मतलब ये L का फंक्शन है, ध्यान रखिएगा कि ये न कहिएगा यहाँ तो दूसरा बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपने खाली L लिख दिया। L का मतलब L का फंक्शन है, चाहे वो ये फंक्शन हो कोई फंक्शन हो, उसको हम R लिखेंगे, तो इसकी जगह पर R लिख दिया जाएगा K/LENT बराबर R, और 1 का मतलब है केवल 1 है, और जो 1 अगर है तो वो किसी को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि कोई चर नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल ढंग से हम उसको वहाँ लिखते हैं, इस नाते लिख रहे हैं।